जी, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज गुप्ता और मैं अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम की यूनिट को स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैंने अपने पिछले लेक्चर के अंदर आपको मेमोरी मैनेजमेंट की यूनिट स्टार्ट करवाई थी और उसमें बताया था कि अगर मेमोरी को मैनेज ना किया जाए तो कैसे एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस को डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी बताया था कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह का होने वाला है, सिंगल यूजर और मल्टी यूजर। और हमें मैनेजमेंट की जरूरत कौन से एनवायरनमेंट के अंदर पड़ती है? मल्टी यूजर एनवायरनमेंट के अंदर, क्योंकि सिंगल यूजर में तो एक बार में कितनी प्रोसेस रन होती है? सिर्फ एक। और जब एक बार में एक प्रोसेस रन होती है तो उसे किसी भी तरीके से मैनेज करने की जरूरत नहीं है। तो जब हम मल्टी यूजर एनवायरनमेंट में काम करेंगे तो हमें प्रोसेस को इस तरीके से मैनेज करना है कि कोई किसी को डिस्टर्ब ना करे। और मैनेज करने का काम यहाँ कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करने की दो टेक्निक फॉलो करता था, एक तो फिक्स पार्टी, एक तो कॉन्टिजियस एलोकेशन और एक नॉन कॉन्टिजियस एलोकेशन। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको कॉन्टिजियस एलोकेशन करवा दी थी, जिसमें यह बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम अपने जितने भी एलोकेशन करता था वो सारे सीक्वेंस में एलोकेट करता था लगातार। लेकिन जब वो मेमोरी को एलोकेट करता है अलग अलग जगह पे तो उसे कहते हैं नॉन कॉन्टिजियस एलोकेशन। तो मैं आज के लेक्चर में स्टार्ट कर रहा हूं नॉन कॉन्टिजियस एलोकेशन। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी मैं आपको और सब्जेक्ट्स के क्रैश कोर्स बना के डालने वाला हूं और आपको अपने आप ऑटोमेटिकली पता चलता रहे कि कौन सा कोर्स कब लॉन्च हो रहा है। तो जल्दी से बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा ताकि हर कोर्स की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो प्लीज स्टार्ट करते हैं अपना कोर्स नॉन कॉन्टिजियस एलोकेशन, जो कि मेमोरी मैनेजमेंट का सेकंड पार्ट है। मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी मेमोरी को इस तरीके से ब्लॉक्स में तोड़ता है कि एक ब्लॉक में एक ही बंदा आ सके। और जब एक ब्लॉक के अंदर एक ही बंदा आएगा तो सीधी सी बात है, दूसरा बंदा उसे डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। लेकिन जब वो सारे के सारे ब्लॉक इकट्ठे रखे जाते हैं तो उसे कहते हैं कॉन्टिजियस एलोकेशन। लेकिन जब वो सारे के सारे ब्लॉक कोई किसी लोकेशन पे और कोई किसी लोकेशन पे तो उसे कहते हैं जी कौन सा लोकेशन? नॉन कॉन्टिजियस एलोकेशन। तो हम बात कर रहे हैं अपनी नॉन कॉन्टिजियस एलोकेशन की। नॉन कॉन्टिजियस के अंदर स्पेस को मैनेज करने के लिए दो टेक्निक फॉलो की जाती हैं, पेजिंग और सेगमेंटेशन। तो सबसे पहले हम पेजिंग को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा पेजिंग क्या होती है। देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि आपकी दो मेमोरी होती हैं, सेकेंडरी मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी। हम अपनी जो भी प्रोसेस ओपन करते हैं वो सेकेंडरी से ओपन होके कौन सी मेमोरी में आती है? प्राइमरी मेमोरी में। और प्राइमरी मेमोरी में वो जब तक रहती है जब तक वो प्रोसेस रन हो रही होती है, और जैसे ही हमारा काम खत्म हो जाता है वो प्राइमरी से वापस कहां चली जाती है? सेकेंडरी में। लेकिन सोचो, जब वो प्रोसेस इतनी बड़ी थी कि वो प्राइमरी में आ ही ना पाए तो क्या होगा? सिस्टम हैंग हो सकता है हमारा। फॉर एग्जाम्पल, हमारी प्रोसेस है मान लीजिएगा 40 MB की, और जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है मान लीजिएगा 200 MB की। वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमेशा मेमोरी 2 की पावर में होती है, बात ध्यान रखना। कंप्यूटर में जो भी मेमोरी होती है वो 2 की पावर में होती है। मान लीजिएगा एक सेकंड के लिए मेरी प्रोसेस है 400 MB की और आपकी प्राइमरी मेमोरी है 200 MB की। आपने प्रोसेस ओपन करवाई, सीधी सी बात है प्राइमरी में तो वो आ नहीं सकती क्योंकि इतना स्पेस तो अवेलेबल नहीं है। तो उस केस के अंदर आपको एक मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, जिस मेमोरी का नाम है वर्चुअल मेमोरी। मैं आपको बता रहा हूं किसका कंसेप्ट? पेजिंग का कंसेप्ट, कि पेजिंग की जरूरत क्यों पड़ी। और उससे पहले मुझे आपको क्या बताना पड़ेगा? वर्चुअल मेमोरी। आप अपने एग्जाम में जो भी क्वेश्चन फेस करते हो, देखो इससे रिलेटेड कई सारे टर्म्स हैं। नंबर 1 डिमांड पेजिंग, नंबर 2 पेज फॉल्ट, नंबर 3 पेज रिप्लेसमेंट, जिसको स्वैपिंग के नाम से भी क्वेश्चन आता है, स्वैपिंग। एक आता है जी आपका थ्रेशिंग, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी में से निकलने वाले हैं। दैट मीन्स आप
अपने गैस पेपर वगैरह में से एक एक क्वेश्चन उठा के अपना दिमाग मत खराब कीजिएगा, जस्ट इस वीडियो को देखिएगा और एक वीडियो के अंदर आपके सारे क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 मिनट के अंदर आपके। ध्यान से देखिएगा, मैं पेजिंग बता रहा हूं और इसकी जरूरत कब पड़ी, जब आप अपनी एक इतनी बड़ी प्रोसेस ओपन करते हो कि जो प्राइमरी मेमोरी में फिट नहीं आ सकती, तो उस वक्त क्या होता है, एक मेमोरी क्रिएट होती है जिसका नाम होता है वर्चुअल मेमोरी। ये मेमोरी क्या करती है, देखिएगा, आपने कोई प्रोसेस ओपन करवा ली सेकेंडरी मेमोरी से, प्राइमरी में वो आ नहीं सकती, तो जाए कहां भाई ये, तो उसके लिए एक मेमोरी क्रिएट हो जाती है जिसका नाम होता है वर्चुअल मेमोरी। मैं फिर बता रहा हूं, वर्चुअल मेमोरी एक्चुअल में कोई मेमोरी नहीं होती, ये जब क्रिएट होती है जब इसकी जरूरत होती है, और इसकी जरूरत जब पड़ती है जब एक इतनी बड़ी प्रोसेस ओपन करवा ली जाती है जो प्राइमरी मेमोरी में नहीं आ सकती। और ये अपना स्पेस कहां से लेती है जी, सेकेंडरी से। ओके, तो मैंने एक प्रोसेस ओपन करवाई सेकेंडरी से जो प्राइमरी में नहीं आ सकती थी, तो पहले वो कहां जाएगी, वर्चुअल में। और वर्चुअल में से उतना पार्ट जितना प्राइमरी में आ सकता है उतना तो चला जाएगा प्राइमरी में, और बाकी अपना नंबर का इंतजार करेगा कहां, वर्चुअल मेमोरी के अंदर इंतजार करेगा। फॉर एग्जांपल, आपकी प्रोसेस ओपन हुई थी 400 MB की, प्राइमरी मेमोरी थी 200 MB की, तो वो क्या करेगा जी, पहले उसको कहां लाएगा, वर्चुअल मेमोरी के अंदर लेके आएगा, वो उसको कहां लेके आएगा, वर्चुअल मेमोरी के अंदर लेके आएगा, और उसके अलग अलग पार्टीशंस कर लेगा, इतने टुकड़े कर लेगा कि जितना पार्ट प्राइमरी में जा सकता है वो तो प्राइमरी में भेज देगा, और जितना नहीं जा सकता वो अपने नंबर का कहां वेट करेगा, वर्चुअल मेमोरी में वेट करेगा। जब कोई पार्ट जो प्राइमरी में है जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो वो तो चला जाएगा प्राइमरी से सेकेंडरी में, और बाकी का आ जाएगा दोबारा यहां आ जाएगा। अब बात करते हैं वर्चुअल का क्या काम है। वर्चुअल मेमोरी उस प्रोसेस को जब तक अपने पास होल्ड करे रखती है जब तक प्राइमरी मेमोरी फ्री नहीं हो जाती। सेकंड थिंग, जब कोई पूरी की पूरी प्रोसेस उठ के वर्चुअल में आती है तो वर्चुअल क्या करता है, उस प्रोसेस के अलग अलग पार्टीशन कर देता है, और हर पार्टीशन को क्या कहते हैं, पेज कहते हैं। और वो इतने पेज बना लेता है कि जो पेज इस वक्त चाहिए वो तो ले जाएगा प्राइमरी में, और जो नहीं चाहिए वो अपने नंबर का कहां वेट करेगा, वर्चुअल में। फॉर एग्जांपल, आपकी मेमोरी थी 400 MB की, उसने 400 MB में से मान लीजिए 40 MB के 10 पेज बना लिए, मान लीजिएगा। वर्चुअल प्राइमरी मेमोरी थी मेरी 200 MB की, यानी कि उसमें एक बार में सिर्फ कितने पेज आ सकते थे, 5 पेज, क्योंकि 40 MB का एक पेज है तो सीधी सी बात है 5 पेज बने, तो 5 पेज यहां गए और बाकी 5 पेज अपने नंबर का कहां इंतजार करेंगे, वर्चुअल में इंतजार करेंगे। जब उन 5 का काम खत्म हो जाएगा वो तो चले जाएंगे सेकेंडरी में, और अगले 5 कहां आ जाएंगे, प्राइमरी मेमोरी में आ जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं ये हो कैसे रहा है, देखिएगा। वंस अगेन, जितने भी पेज बनने हैं, जो भी बनना है, सारा काम किस में होने वाला है, 2 की पावर में। ये बात ध्यान रखना। आपने एक प्रोसेस ओपन करी, जो प्रोसेस कितने MB की थी, 64 MB की, 64 MB, और प्राइमरी मेमोरी आपकी कितने MB की है, मान लो 32 MB की। मैं फिर बता रहा हूं, वर्चुअल मेमोरी की जरूरत ही जब ही पड़ती है जब एक इतनी बड़ी प्रोसेस ओपन कर ली जाती है जो प्राइमरी मेमोरी में फिट नहीं आ सकती। ठीक है जी। अब उसने इस प्रोसेस के पेज डिवाइड कर लिए, मान लो 4 MB के, तो टोटल कितने पेज बन गए हैं जी, यहाँ पे 16 पेज। पेज हमेशा 0 से स्टार्ट होंगे। जैसे वर्चुअल मेमोरी डिवाइड होती है वैसे ही प्राइमरी मेमोरी भी डिवाइड होती है। फर्क सिर्फ इतना है, वर्चुअल मेमोरी डिवाइड होती है पेज में, और ये डिवाइड होता है पेज फ्रेम में। और जो साइज पेज का है वही साइज किसका रहने वाला है, पेज फ्रेम का रहेगा। यस, तो टोटल हमारे पास 16 पेज हैं, 16 इंटू 4 64, और प्राइमरी मेमोरी कितनी अवेलेबल है, सिर्फ 32 MB, यानी कि रन सिर्फ मेरे कितने पेज हो सकते हैं जी, ओनली 8 पेज मेरे रन हो सकते हैं एक बार में, क्योंकि मेमोरी 32 MB की अवेलेबल है। लेकिन अब वो पेज कौन कौन से रन होंगे, ये बात कौन डिसाइड करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा। हाँ जी, कि जब आप कोई प्रोसेस ओपन करते हो तो वो डायरेक्ट सेकेंडरी से प्राइमरी में सिर्फ तभी जाएगी जब वो प्रोसेस इतनी है कि वो प्राइमरी में जा सके।
अगर प्रोसेस का साइज इतना बड़ा है कि प्राइमरी में नहीं आ सकता, कई बार ऐसा हो जाता है कि आपने जो प्रोसेस ओपन की है उसका साइज ज्यादा है और प्राइमरी मेमोरी का साइज कम है, तो प्रोसेस आपकी सेकेंडरी से प्राइमरी में नहीं आ सकती। उस केस में क्या किया जाता है, एक मेमोरी क्रिएट की जाती है जिस मेमोरी का नाम है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या करती है, सेकेंडरी से आने वाली प्रोसेस को अपने पास होल्ड कर लेती है, इस तरीके से होल्ड कर लेती है और उस प्रोसेस के डिफरेंट डिफरेंट पीसेस कर देती है, जिन डिफरेंट डिफरेंट पीसेस को क्या कहा जाता है, पेज कहा जाता है। हाँ जी, उनको क्या कहा जाएगा, पेज। पहली बात, पेज जितने भी होंगे वो हमेशा होंगे 2 की पावर में। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, एक प्रोसेस आती है हमारे पास जिसका साइज है 64 MB यानी कि 64 MB, और हमारी फिजिकल मेमोरी है कितने MB की, 32 MB की। सीधी प्रोसेस प्राइमरी में तो जा नहीं सकती, इसीलिए पहले वो 64 MB की प्रोसेस इसके अंदर आ जाती है, वर्चुअल मेमोरी के अंदर आ जाती है। फिर क्या किया जाता है, वर्चुअल मेमोरी उस प्रोसेस के छोटे छोटे पीस यानी कि पेज बना लेती है। मान लीजिए यहां उसने एक पेज का साइज कितना रखा, 4 MB, तो टोटल कितने पेज बन गए हैं, 16 पेज। पेज हमेशा कहां से स्टार्ट होते हैं, आपके 0 से। ओके, जैसे वर्चुअल मेमोरी को डिवाइड किया गया है वैसे ही कौन सी मेमोरी को डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी मेमोरी को। फर्क सिर्फ इतना सा है, वर्चुअल मेमोरी जो डिवाइड होती है वो होती है डिवाइड पेज में, और प्राइमरी मेमोरी जो डिवाइड होती है वो होती है पेज फ्रेम में। हाँ जी, पेज वो होते हैं जिनको रन होना है, पेज फ्रेम वो होते हैं जिसके अंदर रन करवाया जाना है। इसीलिए जो साइज पेज का होना चाहिए वही साइज किसका होना चाहिए, पेज फ्रेम का होना चाहिए। ओके अब प्राइमरी मेमोरी मेरे पास अवेलेबल थी 32 MB की, वर्चुअल मेमोरी थी 64 की, तो ऑफ कोर्स पूरा का पूरा प्रोग्राम एक बार में तो रन हो नहीं सकता, इसीलिए पेज को डिवाइड कर दिया गया। यहां मेरे पास बने 16 पेज फ्रेम, 16 पेज बने हैं और 8 पेज फ्रेम बने हैं। दैट मीन्स एक बार में सिर्फ 8 पेज को रन करवाने के लिए सेकेंडरी से प्राइमरी में लाया जा सकता है। लेकिन लेकिन अगर बात करी जाए तो यहाँ पे अब वो 8 पेज कौन कौन से रन होंगे, ये बात डिसाइड करने का काम कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। वो ये देखेगा कि किस किस पेज की जरूरत है, जिस जिस पेज की जरूरत है वो उसे पेज फ्रेम नंबर दे देगा। जैसे यहाँ 0 नंबर के पेज को, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है मेरे पेज नंबर, और ये जो दिखाई दे रहे हैं वो है मेरे पेज फ्रेम नंबर। हाँ जी, तो उसने क्या किया, हर एक पेज को जिसे रन करवाना है उसे पेज फ्रेम अलॉट कर दिया। जैसे 0 वाले पेज को नंबर अलॉट कर दिया 2, कि भाई 0 वाले पेज तेरे को इस वाले पेज फ्रेम पे जाके रन होना है। 1 की जरूरत नहीं थी तो उसके आगे क्रॉस लगा दिया, जिसके आगे जरूरत नहीं है वो क्रॉस लग जाएगा, जिसके जरूरत है उसके आगे नंबर दे दिया जाएगा। इसको 4 नंबर पे करना है, इसको 5 को 0 नंबर पे लेके आना है। इस तरह पेज की मैपिंग करते रहेंगे, इसे कहते हैं पेज मैपिंग प्रोसेस। हाँ जी, क्या कहा जाएगा इसे, पेज मैपिंग। पर एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे उतने ही पेज रन हो सकते हैं जितने हमारे पेज फ्रेम नंबर क्या है यहाँ पे अवेलेबल है। अब अब इसके पास जरूरत आती है एक ऐसे पेज की, मान लो यहाँ पे तो सभी को अलोकेशन कर दी गई है, मान लो इसके पास एक ऐसे पेज की जरूरत आती है जैसे पेज नंबर 8 की आती है, और इसके पास रन होने के लिए कोई पेज फ्रेम नंबर अवेलेबल नहीं है। पहली बात जिस पेज की जरूरत आती है उस पेज को बोलते हैं डिमांड पेजिंग। हाँ जी, जिसकी जरूरत पड़ती है या जिसकी जरूरत आती है उसको क्या कहते हैं, डिमांड आई है जी। जिस पेज की डिमांड आती है वो पेज रन होने के लिए कहां चला जाता है, अपने पेज फ्रेम नंबर के ऊपर चला जाता है। अब यहाँ पेज नंबर 8 की रिक्वायरमेंट आई है, पर इसके पास रन होने के लिए कोई पेज फ्रेम नंबर नहीं है, तो जो प्रॉब्लम आएगी उस प्रॉब्लम को कहते हैं पेज फॉल्ट। यस, क्या बोलेंगे उसको, पेज फॉल्ट, उसे बोला जाएगा पेज फॉल्ट। क्यों पेज फॉल्ट आ गया, क्योंकि वो तो जाके रन हो ही नहीं सकता। उस केस में क्या किया जाएगा, इसको रन कराने के लिए यहां से किसी पेज को बाहर निकाला जाएगा जिसे कहा जाएगा स्वैप आउट। मैं इसको क्लियर कर देता हूं, यहां से जगह नहीं है,
पेन सिलेक्ट किया, स्वैप आउट। एक पेज को बाहर निकाल देंगे तो जगह खाली हो जाएगी और उसकी जगह नए पेज को अंदर ले आया जाएगा, उसको कहा जाएगा स्वैप इन। इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है स्वैपिंग प्रोसेस। फिर ध्यान से सुनिएगा, जब किसी पेज की डिमांड आती है तो उसे बोलते हैं डिमांड पेजिंग। जिस पेज की डिमांड आती है उस पेज के पास रन होने के लिए पेज फ्रेम नंबर है तो वो रन हो जाएगा। अगर नहीं है तो जो प्रॉब्लम आएगी तो उसको कहा जाएगा पेज फॉल्ट। और पेज फॉल्ट आने पे क्या किया जाएगा, प्राइमरी मेमोरी से कोई पेज निकाल के कर दिया जाएगा बाहर, जिसे बोलेंगे स्वैप आउट। और जो नया पेज लाया जाएगा उसे क्या बोला जाएगा, स्वैप इन। और इस पूरी प्रोसेस को क्या भी कहते हैं, स्वैपिंग प्रोसेस या पेज रिप्लेसमेंट। लेकिन बात है कि बाहर निकाले किसको, किसको बाहर निकाला जाए। उसके लिए कौन सी एल्गोरिथम आई थी आपकी, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, जो ये बताती है कि जब किसी पेज को बाहर निकालना हो तो पहले किसको बाहर निकाला जा सकता है। पहली पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है जिसका नाम क्या है जी, फीफो, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसके अकॉर्डिंग हमारे सामने क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर बड़े सारे पेज हैं और उनके अलावा एक पेज की रिक्वायरमेंट और आ गई। तो जब उसके पास जो नए पेज की रिक्वेस्ट आई है उसके पास रन होने के लिए कोई पेज फ्रेम नंबर नहीं है क्योंकि सारे पेज फुल हैं, तो उसे रन कराने के लिए इसमें से किसको बाहर निकाला जाए। एक को बाहर निकाला जाएगा, उसकी अलग अलग एल्गोरिथम पढ़ रहे हो। और आपको बता दूं ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, तो ये मिलने वाला है। इसके नंबर तो आप ये मान के चलिएगा बिना मेहनत करे आपको मिल रहे हैं। तो बड़े ध्यान से एल्गोरिथम पढ़ना, बहुत ईजी है आपकी एल्गोरिथम। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, पहली एल्गोरिथम है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो ये कहती है कि बड़े सारे पेज हैं हमारे पास और हमें उनके अंदर से एक पेज को बाहर निकालना है। लेकिन किसको बाहर निकालना है, जो पेज सबसे पहले मेमोरी में आया था उसको बाहर निकालो। उसके लिए क्या करेंगे, सारे पेज लाइन में लगा लिए जाएंगे और ये देखा जाएगा सबसे पहले कौन आया था। जो सबसे पहले आया था उसको बाहर निकाल दिया जाएगा और उसकी जगह उसको अंदर लाया जाएगा जिसकी डिमांड आई थी। अब तुम कहोगे जी पेपर में कुछ लिखे भी सही इसका, तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं एक शॉपकीपर का। शॉपकीपर का है, मान लीजिए एक शॉपकीपर की शॉप में 5 रैक हैं, पांचों में एक एक आइटम है। मार्केट में डिमांड आ जाती है कि एक छठी आइटम और सेल करनी है, डिमांड आ गई, लेकिन उसके पास उन्हें सेल करने के लिए अपने गोडाउन में कोई जगह खाली नहीं है। उसको उसे सेल करने के लिए किसी ना किसी एक को क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा, यानी कि उसे एक रैक को खाली करना पड़ेगा। एक रैक को खाली करेगा तो जगह बनेगी, तो नई प्रोडक्ट आएगी। अब क्वेश्चन है किसको बाहर निकाले, तो जो प्रोडक्ट उसकी शॉप में सबसे पहले आई थी सबसे पहले उसको बाहर निकाला जाए, वो ये बात एल्गोरिथम कहती है। अब आती है आपकी सेकंड चांस एल्गोरिथम। सेकंड चांस क्या कहती है कि फीफो जो अभी अभी आपने पढ़ी है उसके अंदर एक प्रॉब्लम थी। उसके अंदर ये प्रॉब्लम थी कि जो प्रोसेस सबसे पहले आई थी उसको बाहर निकाल दिया जाता था, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि जिसको बाहर निकाला जा रहा था वो प्रोसेस सबसे बेस्ट प्रोसेस थी, मैंने कि उसकी भी जरूरत थी, उसको तो बाहर निकाल डाला। तो सेकंड चांस कहता है हम उसको एक चांस, एक मौका और देंगे, ताकि अगर वो प्रोसेस कुछ देर और तक रन होना चाहती है तो वो और देर तक रन हो सकती है। इसे क्या कहते हैं जी, सेकंड चांस एल्गोरिथम कहते हैं। मींस जो आई थी पहले निकले तो वही, पहले तो निकले तो वही की, लेकिन उसको एक मौका और मिलेगा। फॉर एग्जांपल देखिएगा ये 4 प्रोसेस है आपके सामने। अब P1 को पहले निकालना है तो P1 को ना निकाल के पीछे लगा दिया जाएगा। P1 को क्यों लगा दिया जाएगा जी, P1 को पीछे इसलिए लगा दिया जाएगा कि दोबारा P1 का नंबर आएगा तो दोबारा उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये कैसे पता चले कि किसका नंबर फर्स्ट है, कौन पहले आ रहा है और कौन बाद में आ रहा है। तो उसके लिए क्या किया गया, सभी को एक बिट रख दी गई, आर बिट, आर यानी कि रीड बिट, और शुरू में सबकी वैल्यू क्या रख दी गई, 1। अब मान लो P1 का नंबर पहले आ गया तो उसकी आर बिट को कितना किया, 0, और पीछे लगा दिया गया। जो जो पीछे आएगा आर बिट 0 के साथ आता जाएगा। आर यानी कि रीड, यानी कि उसको रीड कर लिया गया है। सेकंड टाइम जब वो प्रोसेस आएगी तो उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 0, तो उसको फौरन बाहर कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, एक प्रोसेस थोड़ी देर तक और मेमोरी में अपने आप को रन कर सकती है। ये है आपकी सेकंड चांस एल्गोरिथम। अब इस एल्गोरिथम की प्रॉब्लम ये थी
कि एक एक प्रोसेस को पीछे लगाते जाओ तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है। इस टाइम वेस्टेज से बचाने के लिए कौन सी एल्गोरिथम आई? क्लॉक बेस्ड एल्गोरिथम, जिसमें क्या होता है जी, एक क्लॉक की तरह सेंटर सेट कर लिया जाता है। ये बिल्कुल वैसी एल्गोरिथम है जैसी आपकी सेकंड चांस थी, बस इसके अंदर क्या किया जाएगा, देखो सबकी आर्बिट 1 है। सबसे पहले प्रोसेस आएगी, उसने क्या किया, इसको रीड किया और आर की वैल्यू कितनी कर दी? 0। अब जैसे क्लॉक घूमती है वैसे ये घूमेगा और इसके ऊपर आ जाएगा और आर की वैल्यू 0 कर देगा, यानी कि सेंटर घूमता रहेगा, प्रोसेस को बीच में, प्रोसेस को घूमने की जरूरत नहीं है। जबकि यहाँ क्या होता था, प्रोसेस पीछे जाके लगती थी, पीछे जाके लगने में उसका टाइम क्या होता था, वेस्ट होता था। ठीक है, उस कमी को किसने दूर कर दिया? क्लॉक बेस्ड एल्गोरिथम ने, जो ये कहती है हर प्रोसेस अपनी जगह पे बैठे रहो, उसकी टर्न एक एक करके आती रहेगी। ठीक है जी। तो अगली एल्गोरिथम है आपकी जिसका नाम है LRU, यानी कि लिस्ट रिसेंटली यूज्ड। इस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग ये आपको क्या कहता है, हाँ जी ये आपको कहता है लिस्ट रिसेंटली यूज में उसको बाहर निकाला जाएगा जो सबसे कम यूज हुआ है। देखो मैं इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करना चाहूंगा, बिना एग्जांपल की इतनी क्लैरिटी नहीं आएगी। देखिएगा, मान लीजिएगा आपके पास 2 फाइल ओपन है MS वर्ड की, एक जिसमें आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ओपन है, और दूसरा वो जिसके अंदर आपने कुछ लिखा है पर सेव नहीं किया। अब उन दोनों में से आप उन दोनों फाइलों को बंद कर देते हो, तो जो आपने लिखा था सेव नहीं किया, आपको वो डाटा फाउंड नहीं होगा। अगर आपको कल को वो डाटा चाहिए तो आपको अपनी फाइल क्या करनी पड़ेगी, सेव करनी पड़ेगी। अब आपके सामने बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आता है कि देखिए 2 फाइल है आपके पास, फाइल 1, फाइल 2, इसमें आपने कुछ डाटा राइट किया है, तो इसको सेव करने के लिए पहले कहाँ जाना पड़ेगा, मेमोरी में जाना पड़ेगा, और मेमोरी में जाएगा तो इसका क्या भी वेस्ट होगा, टाइम भी वेस्ट होगा। तो इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा फाइल 2 को बाहर निकाल दो, क्योंकि उसके अंदर तो कोई डाटा है ही नहीं। तो LRU ये कहता है पहले उसको निकालो जिसने अभी तक कोई काम नहीं किया। इसके लिए उसने 2 बिट यहां मेंटेन करी, रीड बिट और मॉडिफाइड बिट, जिसमें वो कहता है पहले उसको बाहर निकाला जाएगा। 0 का मतलब जिसने ना तो रीड किया ना जिसको मॉडिफाई यहां कह रहा है राइट को। फिर उसको बाहर निकाला जाएगा जिसने रीड किया पर मॉडिफाई नहीं किया। फिर उसको बाहर निकाला जाएगा जिसने रीड नहीं किया, मॉडिफाई किया है, और लास्ट में उसको निकाला जाएगा जिसने दोनों काम कर दिए। इस सीक्वेंस में बाहर निकाला जाएगा, यानी कि पहले उसको बाहर निकाला जाएगा जिसने अभी तक कोई काम नहीं किया। ये एल्गोरिथम आप पढ़ रहे हो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि जिस पेज की डिमांड आई है उसको लाने के लिए पहले कौन से पेज को बाहर निकाला जाए। हाँ जी, नेक्स्ट है आपकी ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। देखिएगा क्या कहता है, बड़े सारे पेज हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6। अब क्वेश्चन ये है कि किसको बाहर निकाला जाए। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट ये देखेगा कि भाई जिसकी अभी जरूरत नहीं है ना उसको बाहर निकालो। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन, एक मान लीजिए डॉक्टर का एग्जांपल लेते हैं, डॉक्टर के पास 50 मरीजों की भीड़ लगी हुई है, तो पेशेंट नंबर 44 ये देखता है कि मेरे से पहले किसका नंबर है, उससे पहले नंबर चल रहा था भाई नंबर 7, तो वो देखता भाई तेरा नंबर तो बहुत देर बाद आएगा, तू यहाँ बैठ के करेगा क्या, तो उसको बाहर निकाला जाएगा जिसकी अभी करंट में जरूरत नहीं है, जिसका नंबर काफी देर बाद आएगा, आफ्टर मैनी इंस्ट्रक्शन, जिसका टाइम बहुत देर बाद आने वाला है उसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है ना, ये कहती है आपकी ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। हम एक छोटा सा रिव्यू लेते हैं कि बेसिकली हम ये पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम पढ़ क्यों रहे हैं। हम ये एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं जब हमारी किस चीज की प्रॉब्लम आई थी, पेज फॉल्ट की। और पेज फॉल्ट क्यों आया था, जब एक ऐसे पेज की डिमांड आ जाती है जिस पेज के पास रन होने के लिए पेज फ्रेम नंबर नहीं है, तो पेज फॉल्ट आ जाता है। पेज फॉल्ट आने की वजह से किसी को बाहर निकालना पड़ेगा और किसी को अंदर लाएंगे। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है स्वैपिंग का तो भी यही लिखना है, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है डिमांड पेजिंग का तो भी यही लिखना है, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है पेज फॉल्ट का तो भी यही लिखना है, पेपर में क्वेश्चन आता है वर्चुअल मेमोरी का तो भी यही लिखना है। और एक बात और, वर्चुअल मेमोरी को कौन सी मेमोरी भी कहते हैं, लॉजिकल मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी को कौन सी मेमोरी भी कहते हैं, फिजिकल मेमोरी।
एक पेज पहले कहाँ होता है? वर्चुअल मेमोरी में, और वो रन होने के लिए कहाँ आएगा? प्राइमरी में। जब तक वो वर्चुअल में है तब भी उसका कोई ना कोई स्पेस होगा, उसे कहते हैं लॉजिकल स्पेस। और जब वो रन होने के लिए प्राइमरी में आएगा तो भी उसका कोई ना कोई स्पेस होगा, उसे कहते हैं फिजिकल स्पेस। ठीक है, देखो मैं इसको ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि हमें वीडियो की लेंथ ज्यादा नहीं बनानी। ये बिल्कुल एक क्रैश कोर्स है जिसको बस इस पर्पज से डिजाइन किया जा रहा है कि बच्चों को फटाफट से क्या दे दी जाए? एक ओवरव्यू दे दिया जाए जो एग्जाम टाइम में उनको हेल्प करे। आपने देखा होगा बच्चे लास्ट टाइम क्या कहते हैं? भाई अपने फ्रेंड्स को भाई थोड़ा सा ओवरव्यू दे दे ताकि मैं कुछ लिख सकूं। तो ये एक ओवरव्यू पर्पज से वीडियो बनाई गई है, तो मैं इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की कोशिश नहीं कर रहा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपके पास जो आप फेस करते हो जिसका नाम है थ्रेशिंग। हाँ जी, थ्रेशिंग हम क्यों देखते हैं? देखिएगा, थ्रेशिंग का मतलब है वो टाइम जो हमें हमारा वेस्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी भी बताया, यहां देखिएगा, अगर मान लो एक पेज की डिमांड आई, ये है मेरी प्राइमरी मेमोरी, ये है मेरी वर्चुअल मेमोरी। डिमांड आई, जगह थी नहीं, पेज फॉल्ट आ गया तो किसी को बाहर निकाला गया, किसी को अंदर लाया गया। उसके करने के बाद फिर पेज फॉल्ट आ गया, फिर बाहर निकाला गया, फिर अंदर लाया गया, फिर पेज फॉल्ट आ गया। अब बार बार पेज स्वैपिंग करने में टाइम भी तो वेस्ट हो रहा है भाई। वो टाइम वेस्ट सारा इस तरीके से हो रहा है कि वो पेज रिप्लेस ही करता रहेगा तो काम कब करेगा? ऐसी समस्या को कहते हैं थ्रेशिंग प्रॉब्लम। थ्रेशिंग सिर्फ इस प्रॉब्लम की वजह से नहीं आती, कई काम ऐसे हैं जहां जहां टाइम वेस्ट होता है वो थ्रेशिंग का कारण बनते हैं। देखो एक डायग्राम से समझाया है कि जितना ज्यादा रिप्लेसमेंट करोगे उतनी ज्यादा थ्रेशिंग ऊपर बढ़ती जाएगी। हाँ जी, तो उसने कहा थ्रेशिंग को कम करने के लिए टू अवॉइड द रिड्यूस टाइम वेस्टेज इन पेज सर्चिंग और रिप्लेसमेंट, थ्रेशिंग से बचने के लिए कोशिश करो पेज रिप्लेसमेंट से होने वाले टाइम को बचाया जा सके। और थ्रेशिंग को कम करने के लिए क्या किया जाएगा? आपका एक आपका कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम क्या था? सेगमेंटेशन। बेसिकली क्या होता है, जब एक पेज की नीड आती है, डिमांड आती है, तो प्राइमरी मेमोरी उस पेज को सर्च करने के लिए प्राइमरी मेमोरी से किस में जाती है? वर्चुअल मेमोरी में जाती है। तो उसे वो पेज सर्च भी तो करना पड़ेगा कि बेसिकली वो पेज है कहां। और सर्च करने के बाद इतना टाइम उसने वेस्ट किया, क्योंकि हमने तो यहाँ अपना पेज खैर 4 MB का माना है, लेकिन पेज तो होते हैं हमारी बाइट्स में, जिसमें लाखों लाखों पेज होते हैं, और एक पेज को सर्च करने में नो डाउट कितना टाइम वेस्ट होता है आप समझ सकते हो। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हमारा सेगमेंटेशन आया। सेगमेंट क्या करता है, जितने हमारे पेज थे उनमें से सेम टाइप के पेज एक ग्रुप में रख देता है, सेम टाइप के दूसरे में रख देता है, ग्रुपिंग कर देता है। ठीक है, और फिर ये कहता है तुझे जिस तरह का पेज चाहिए उसी ग्रुप में सर्च कर, सारे में सर्च करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे, अब किसी पेज की डिमांड आती है तो पहले वो उस पेज को सर्च करता था पूरी की पूरी वर्चुअल मेमोरी में। ये मेरी वर्चुअल मेमोरी है, पहले पेजिंग हो रही थी सिंपल, और अब पेजिंग हो रही है किसके साथ? सेगमेंटेशन के साथ। ठीक है, तो वो अपने पेज को उसी सेगमेंट में सर्च करेगा जिस सेगमेंट में उसने पेज, जिस सेगमेंट के अंदर उस टाइप के पेज हैं, ताकि टाइम को बचाया जा सके। कोई पूछता है सेगमेंट क्यों आया? टाइम वेस्टेज यानी कि थ्रेशिंग को कम करने के लिए सेगमेंटेशन आया था। ठीक है, तो अब हमारा टाइम है नेक्स्ट वीडियो पे जाने का, और नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात और बता दूं आपको, देखिएगा यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी थी, ये देखिएगा वर्चुअल मेमोरी को 2 पार्टीशन में तोड़ा गया था। इधर थे हमारे पेज नंबर और इधर थे हमारे पेज फ्रेम। इस पूरे को कहा गया था पेज टेबल। अगर पेपर में पेज टेबल आता है तो भी यही लिखना है, जिसमें एक में बताए जाएंगे पेज नंबर और एक में बताए जाएंगे पेज फ्रेम नंबर, पेज फ्रेम नंबर। ठीक है, तो इसके जरिए मैंने आपको सारी की सारी इस यूनिट का इंट्रोडक्शन दे दिया है। तो मैं इस यूनिट को यहीं स्टॉप करता हूं, जिससे आपको इतना मैटर मिल गया कि पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना है। और अब हम फटाफट से अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ मूव करते हैं। इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। सॉरी, मैंने ज्यादा टाइम आपका किसी बात में वेस्ट नहीं किया, क्योंकि मेरा एक ही मोटिव था इस वीडियो को छोटे से छोटा बनाना। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।